तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें कुछ एग्जांपल्स ही हमको करने थे। देखो ध्यान से क्वेश्चन करो। इसमें कह रहा है कि यहां से व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और इसमें तीन चार कलर हैं जो हमको डिफरेंशिएट करने हैं, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा रे कौन से कलर के करस्पॉन्डिंग है। इसके लिए मैं एक इंफॉर्मेशन तुम्हें बता देता हूं फिलहाल के लिए, और वो ये कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कलर्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। और तुम फिलहाल के लिए याद रख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ, ठीक है ना। मतलब अगर वेवलेंथ को हम बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी, वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब है कि रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, रेड के बाद और किसका पड़ेगा, क्यों भाई, रेड के बाद हो जाएगा येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, येलो के बाद हो जाएगा ग्रीन, और इन चारों कलर्स में मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू कलर के लिए होगा। अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से ध्यान से सोचना, क्या क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अलग अलग होगा, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अलग अलग आएगा, जिसकी वजह से कुछ लाइट रेज का रिफ्रैक्शन हो रहा है और कुछ का इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा कलर कौन सी लाइट के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना। देखो करो ट्राई, बताओ। सर इसमें ए ब्लू होना चाहिए सर। कर लो पहले एक बार। देखो एक तो सीधा सीधा तरीका इसका यही है, मैंने म्यू का तुम्हें इनइक्वालिटी बता दी कि म्यू कैसे डिपेंडेंट है, ठीक है, म्यू की वैल्यू किसके लिए ज्यादा किसके लिए कम। हमको मालूम है कि जो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आईसी को लिखते हैं साइन इनवर्स 1/म्यू। तो ऐसे समझो कि रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा होगा, फिर क्रिटिकल एंगल येलो कलर के लिए होगा, फिर क्रिटिकल एंगल ग्रीन के लिए होगा, और फिर क्रिटिकल एंगल ब्लू के लिए होगा। अब ये बताओ कि कौन से कलर के लिए टीआईआर आसान होगा, जिसका क्रिटिकल एंगल कम होगा या जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, क्यों भाई, कम हो। इसका क्रिटिकल एंगल जितना कम होगा उसके टीआईआर होने की प्रोबेबिलिटी उतनी पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यानी कि सबसे पहले जो टीआईआर होगा वो ब्लू का होगा, फिर टीआईआर में नंबर आएगा ग्रीन का, फिर येलो का, फिर रेड का, इस तरह से, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे फिर, क्या आंसर आएंगे फिर इस हिसाब से। और रिफ्रैक्शन भी ठीक उल्टा होगा, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन रेड का सबसे पहले होगा, रिफ्रैक्शन की तरफ से जाए तो रेड होगा, और टीआईआर की तरफ से जाए तो ब्लू होगा। तो ये जो ए वाला है ये ए क्या रेड बन जाएगा, तो भाई ए रेड हो जाएगा, बी जो है वो येलो हो जाएगा, फिर सी जो है सी ब्लू बनेगा, और डी जो है वो ग्रीन बनेगा। बताओ। बताओ किसमें डाउट है। एक छोटा सा पॉइंट है, चाहो तो याद रखो क्योंकि तुम्हें इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे ये जो विबग्योर का पैटर्न है, ठीक है ना, तो इसमें इधर की तरफ बढ़ेंगे तो
TIR सबसे ज्यादा होगा, और इधर की तरफ बढ़ेंगे तो इधर रिफ्रैक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है? बोलो। देखो एक और ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन देता हूं। सपोज इसमें वॉयलेट, ग्रीन एंड रेड है, और ये एक प्रिज्म दिया हुआ है, इसमें नॉर्मली इंसिडेंट हो रहे हैं, और हमें पता है म्यू वॉयलेट की वैल्यू दी हुई है 1.42, म्यू ग्रीन की वैल्यू दी हुई है 1.41, और म्यू रेड की वैल्यू दी हुई है 1.40। तो हमें निकालना है फाइंड आउट विच कलर और कलर्स will come out of the prism। ठीक है, which color or colors will come out of the prism। अब इस केस में अगर तुम देखोगे तो इन सभी कलर्स के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या सेम ही आएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस सभी के लिए 45 डिग्री है। बस हमें ये देखना है कि किस कलर के लिए जो 45 डिग्री है वो उसके आईसी से बड़ा है और किसके लिए 45 से छोटा है। तो तुम देखो ध्यान से, साइन 45 की वैल्यू बनेगी 1/√2, और ये हो जाएगा 1.1/1.414। अब जैसे वॉयलेट के लिए चेक करो, तो वॉयलेट कलर के लिए साइन आईसी की वैल्यू 1/1.42 होगी। तो तुम ध्यान से देखो, क्या ये वैल्यू 1/√2 से कम है? यानी कि जो 45 डिग्री होगा वो उसके आईसी से बड़ा है। तो इसका मतलब वॉयलेट कलर का क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी तरह से ग्रीन के लिए चेक करो, ग्रीन के लिए साइन आईसी की वैल्यू क्या होगी? साइन आईसी होगा 1/1.41, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी 1/√2 से। तो इसका मतलब है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आईसी से छोटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। अब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो रेड कलर का भी रिफ्रैक्शन होगा, डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो कौन कौन से कलर बाहर आएंगे? ग्रीन एंड रेड विल कम आउट। तो 1.41 को √2 के बराबर नहीं मान सकते। अब ठीक है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा किस तरह से पूछा हुआ है। कम आउट पूछा हुआ है तो कम आउट तो होगा ही ना। वो 1.41 छोटा है ना √2 से। ठीक है, और देखो, मान लेते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म है ABC, और इसका म्यू दिया हुआ है 1.5। ये वाला एंगल थीटा है, और लाइट रेज AB फेस पे
परपेंडिकुलरली फॉल हो रही हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड कंडीशन ऑन एंगल थीटा such that rays undergo TIR at face AC. Rays undergo TIR at face AC. देखो इस केस में क्या होगा कि लाइट रेज जो आगे जा रही हैं, इनके लिए अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालोगे तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना निकल के आएगा, ये वाला एंगल, ये निकल के आएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, और कंडीशन ऑफ TIR हम लोग सीधा सीधा एक ही कंडीशन बोलेंगे कि लाइट रे शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो डेंसर टू रेयर तो है ही है। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि इस केस में 90 माइनस थीटा, दिस शुड बी ग्रेटर देन IC। क्लियर है? अब इसमें एक काम करो, दोनों तरफ चाहो तो साइन ले लो, तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन IC। साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा ग्रेटर देन साइन IC। साइन IC होगा 1 बाई म्यू, और 1 बाई म्यू बनेगा 2/3। तो यहां से आएगा थीटा लेस देन cos इनवर्स 2/3। थीटा लेस देन cos इनवर्स 2/3 आएगा। बताओ क्या डाउट है? थीटा लेस देन cos इनवर्स 2/3। ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो। इनइक्वालिटी लास्ट स्टेप में चेंज क्यों हो गई है? क्योंकि जो कॉस फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना, थीटा कम होगा तो कॉस थीटा बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर TIR का एक एप्लीकेशन है। ऑप्टिकल फाइबर तुमने नाम सुना होगा, डेटा ट्रांसमिशन में यूज होता है। और इस ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। खास बात ये है कि इस केस में लॉसेस जो हैं वो एज कंपेयर टू नॉर्मल जो वायर लाइन डेटा ट्रांसमिशन है उससे कहीं कम होता है। कैसे है देखो, देखो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में दो अलग अलग मीडियम के मटेरियल रहते हैं। पहले तो मान लेते हैं कि अंदर वाले का मटेरियल कुछ N1 है और बाहर वाले का मटेरियल कुछ N2 है। मतलब एक केबल है जिसके अंदर वाला सिलेंड्रिकल वायर जो है वो N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है और बाहर वाली जो कवरिंग है वो N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है। ठीक है, इसके बाद हमें जो भी डेटा भेजना है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदलते हैं। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इट इज एज गुड एज लाइट वेव। तो मान लेते हैं कि हम उस लाइट रे को ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है और इस सिलेंडर का एक्सिस भी हो गया ये। तो जिस भी लाइट रे को हमें भेजना होगा उसको हम बाहर से इसके अंदर इंसिडेंट कराएंगे। तो मान लेते हैं कि ये वाला एंगल होगा अल्फा,
अब बाहर मान लो एयर है और अंदर बाहर का एंगल अल्फा है, तो क्या ये लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी? तो जब ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी तो वो इधर की तरफ जाएगी, तो लेट से इधर वाला एंगल बनेगा आर। तो क्या होगा कि ये दोबारा इंसिडेंट होगी n1 n2 के इंटरफेस पे, और हम n1 n2 का सिलेक्शन कुछ इस तरह से करते हैं कि ये लाइट रे 100% इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए। अब 100% इंटरनली रिफ्लेक्ट होने से क्या होता है कि वो जो लाइट रे है वो सिर्फ अंदर वाले मीडियम में ही ट्रैवल करेगी, तो इधर से एंटर हुई और अंदर वाले मीडियम में ट्रैवल करते करते वो फाइनली दूसरे एंड पे पहुंचेगी विदाउट एनी लॉस। ठीक है ना? नॉर्मली जो हम लोग अदर देन ऑप्टिकल फाइबर जो वायर लाइन डेटा ट्रांसमिशन होता है उसमें करंट्स का यूज करते हैं, तो करंट यूज होने की वजह से क्या होता है कि थोड़ा बहुत लॉसेज होते हैं। इस केस में कोई भी लॉस नहीं होता है। तो अब जो मैक्सिमम जो टेक्निक यूज हो रही है वो ऑप्टिकल फाइबर की टेक्निक यूज हो रही है, वो 5G 4G 6G जितना भी है। ठीक है ना? तो अब इसमें हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, हम अगर इसका क्रॉस सेक्शन बनाए, सिर्फ क्रॉस सेक्शन, तो सपोज इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, और ये लाइट रे यहाँ से एंटर हुई अल्फा एंगल पे, अंदर n1 है और बाहर n2 है। तो इसमें डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन लिखना है। इसमें क्वेश्चन हमें इसमें ये निकालना है कि फाइंड कंडीशन ऑन एंगल अल्फा सच दैट light ray undergoes TIR at curved surface of cable. ठीक है ना? एंड दिस इज ऑप्टिकल फाइबर। अल्फा पे कंडीशन हमको निकालनी है, बाहर एयर लेके चलना है। ठीक है ना? देखो निकालो। तो इसमें क्या करो, सबसे पहले तो इसमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन कराएंगे हम, तो ये रिफ्रैक्शन कराएंगे तो ये वाला एंगल ध्यान से देखो, ये बनेगा आर। म्यूट करके रखो भाई, आप लोग क्यों अनम्यूट कर देते हो? और यहाँ पे जब ये दोबारा इंसिडेंट होगा तो ये वाला एंगल देखो ध्यान से कितना बनेगा, ये एंगल होगा 90 माइनस आर। अब कंडीशन हम लोग लगाएंगे 90 माइनस आर पे, तो इसको लिखेंगे 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन IC। देखो ध्यान से, तो इसमें हम साइन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस आर ग्रेटर देन साइन IC। तो ये हो जाएगा कॉस आर ग्रेटर देन, अब साइन IC इस केस में ध्यान से देखो तो n2 अपॉन n1 बनेगा, म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, n2 रेयरर होगा और n1 डेंसर होगा, ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक काम करो, स्नेल्स लॉ और लगा दो अल्फा और आर के लिए। यूजिंग स्नेल्स लॉ तो तुमको मिलेगा यूजिंग स्नेल्स लॉ साइन अल्फा अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। तो यहाँ से तुम्हें साइन आर की वैल्यू मिलेगी, साइन आर आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन n1। देखो अब कॉस आर अगर n2 बाई n1 से बड़ा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब साइन आर छोटा होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर से, और साइन आर की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन n1 लेस देन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर और अपॉन n1। तो यहाँ से तुम्हें आंसर मिलेगा अल्फा लेस देन साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये आंसर आएगा। देखो ध्यान से, क्लियर है नहीं? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया, कनेक्शन वीक हो गया था। भाई देखो 90 माइनस आर को IC से बड़ा किया है
और उसके बाद सॉल्व किया, बस कंडीशन तो यही है ना जो स्टार्टिंग में लिखी हुई है, 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन IC, बस इसके बाद सॉल्व इसके बाद तो सीधा मैथ्स है। क्लियर है? N1 अंदर वाला जो कवर है, अंदर वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 उसके बाहर वाले पे है, तो N1 डेफिनेटली डेंसर होगा, N2 रेयर होगा, तभी तो TIR बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा इसमें, और सपोज एक सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और इस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को हमने वाटर के अंदर H डेप्थ पे रखा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखना आगे, इट इज फाउंड दैट light rays coming out of water surface forms a circular area on its surface। तो हमें निकालना है फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब जो भी लाइट रेज बाहर आ रही हैं वो एक सर्कुलर एरिया फॉर्म कर रही हैं, तो हमें उस सर्कुलर एरिया का, सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। निकालो इसको भी। देखो इसमें क्या हो रहा होगा भाई, एक लाइट रे तो ऐसे सपोज जो नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही होगी वो सीधे, बाकी जो इधर थोड़ा सा बेंड होके आ रही होगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, और जो आगे आ रही होगी वो और थोड़ा ज़्यादा बेंड होगी, और इस तरह से एक लाइट रे ऐसी भी होगी जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इस एंगल के बाद कोई भी लाइट रे ऐसी नहीं होगी जो बाहर आ रही होगी, यानी कि इस केस में जो सर्कल बन रहा होगा वो इस तरह का ये सर्कल बनेगा, जो भी लाइट रेज बाहर आ रही होंगी वो इस सर्कुलर एरिया से ही बाहर आ रही होंगी, तो हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो तुम ध्यान से देख लो, ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये वाला एंगल IC के इक्वल बनेगा, तो यहाँ वाला एंगल भी ये पूरा IC बनेगा, तो वैल्यू निकालो कितना आएगा भाई। साइन IC को तो हम लोग लिख सकते हैं सीधे सीधे 1/μ, और साइन IC 1/μ है, तो tan IC की वैल्यू बनेगी 1/√μ² -1, और tan IC को इस ट्रायंगल से देखो तो R/H लिख सकते हैं, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू हो जाएगी H/√μ²-1। देखो जो भी लाइट रेज बाहर एमिट हो रही हैं वो उस सर्कुलर प्रोजेक्शन से ही, मतलब ऐसा समझो कि कोनिकली बाहर आ रही हैं, इसके बाद वाली बाहर क्यों नहीं आ पा रही है, क्लियर है ना, क्योंकि उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो IC से ज्यादा हो जाएगा।
तो वो अंदर ही रह जाएंगी। तो जो भी लाइट बाहर आती हुई अपीयर होगी वो इस सर्कुलर एरिया से ही बाहर आएगी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट एक यूज है इसका जो TIR का, वो है डायमंड में। जैसे डायमंड में और नॉर्मल ग्लास में जो फर्क है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। अब डायमंड के केस में डायमंड का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होने से क्या होगा कि उसका क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा, और क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होने से क्या होगा कि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होंगी। तो डायमंड क्या होता है कि डायमंड में ब्राइटनेस क्यों ज्यादा नजर आती है कि सपोज डायमंड है तो उसमें लाइट किसी एक फेस से एंटर होगी और उसकी हम कटिंग इस तरह से करते हैं डायमंड की जिससे उसके अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा बार हो। तो जितनी बार वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट अलग अलग फेसेस से बाहर आएगी, तो हमको ऐसा लगेगा कि उसके अंदर अपना एक लाइट का सोर्स है और वो ज्यादा ब्राइट नजर आएगा एज कंपेयर टू ग्लास मटेरियल। तो मेन ये है कि उसमें क्रिटिकल एंगल कम है। क्रिटिकल एंगल कम क्यों है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और क्रिटिकल एंगल जितना कम होगा तो लाइट उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है ना? तो इसमें भी हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसी टाइप का एक। ये देखो ध्यान से, देखो ट्राई करो इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? लाइट ए पॉइंट पे इंसिडेंस हो रही है, म्यू गिवन है 2, तो मैक्सिमम अलाउड थीटा बताना है सो दैट TIR बी पॉइंट पे हो जाए। तो देखो म्यू की वैल्यू 2 दी हुई है तो यहाँ से IC निकल के आ जाएगा, कितना आएगा? 30 डिग्री। ठीक है। अब इसमें सपोज ये वाला एंगल हम लोग ले लेते हैं R, तो इधर वाला एंगल बनेगा 90 माइनस R, और ये वाला एंगल ले लेते हैं सपोज अल्फा, तो ये वाला एंगल बनेगा 90 माइनस अल्फा। देखो पहले तो एक तो पहले स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ लगेगा तो साइन थीटा अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। ठीक है। इसके बाद हम कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे कि जो अल्फा होना चाहिए, अल्फा और आर में रिलेशन लिख लो। तो अल्फा और आर में रिलेशन के लिए लिखेंगे कि 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस आर प्लस 90 और प्लस 135, ये मिला के 360 होना चाहिए। तो यहाँ से जरा अल्फा बताओ कितना आता है? अल्फा इक्वल टू 45 माइनस आर। अल्फा आ रहा है 45 माइनस आर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन ये लगाएंगे कि फॉर TIR अल्फा शुड बी ग्रेटर देन IC। अच्छा, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा ग्रेटर देन 30 डिग्री। अल्फा की वैल्यू लिख दो तो ये आएगा 45 माइनस आर। 45 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन 30 डिग्री। तो तुम्हें यहाँ से मिलेगा आर शुड बी लेस देन 15 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देना साइन आर शुड बी लेस देन साइन 15 डिग्री, और साइन आर की वैल्यू लिख सकते हो। साइन आर की वैल्यू लिखोगे साइन थीटा बाई 2 शुड बी लेस देन साइन 15। साइन 15 बता सकते हैं ना कितना बनेगा? 45 माइनस 30 करके √3 minus 1 upon 2 √2। √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा शुड बी लेस देन
साइन इनवर्स ऑफ √3 - 1 अपॉन √2। बताओ कर लिया था या नहीं कर पाए थे? हम्म, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है बट एप्लीकेशंस क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें। ठीक है। क्वेश्चन देखना, फिर क्वेश्चन ही हैं इसमें, और थ्योरी में तो कोई नई बात नहीं थी, जो लास्ट क्लास तक बताई थी वही थी। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और देख लो, कॉल्ड मिराज एंड लूमिंग। थ्योरी पॉइंट है ये, और ये जो मिराज एंड लूमिंग है ये दोनों ही ऑप्टिकल इल्यूजन की कैटेगरी में है, ठीक है ना। दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूजन। तो क्या होगा देख लेते हैं इसमें। ये तो केस है मिराज का, ठीक है। डायग्राम देखो ध्यान से। मिराज के केस में क्या होगा, जैसे मैंने बताया था कि ग्राउंड पे जो ग्राउंड का टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा, तो ग्राउंड के पास जो एयर है वो हॉट एयर होगी, और हॉट एयर होगी तो वहां का मीडियम एक तरह से बनेगा रेयर, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो मीडियम बनेगा डेंसर। तो जो लाइट रेज आ रही होंगी ऑब्जेक्ट से, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही होंगी वो एक तरह से डेंसर से, जैसे मान लो कि बहुत दूर कोई पेड़ है तो उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से जो रे नीचे की तरफ जा रही होगी वो बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो ऐसा पॉसिबल है कि वो नीचे 90 डिग्री का एंगल बना जाए। तो जो ऑब्जर्वर की आईज में रेस पहुंचेंगी, ठीक है ना, वो क्या होगा कि वो डायरेक्ट तो पहुंच ही रही होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो इस तरह से रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही होंगी, तो उसको जो है एक इमेज नजर आएगा, और उसे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है रोड का ये रिफ्लेक्टिंग है। ये तुमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होगा, या कभी देखना, जैसे रोड बहुत दूर तक अगर तुम्हें नजर आ रहा है और कोई व्हीकल वगैरह नहीं है तो जनरली तुम्हें रोड पे नजर आ जाएगा ये। दिस इज कॉल्ड मिराज। मिराज के केस में नीचे जो है वो हॉट एयर है और ऊपर कोल्ड एयर है, तो नीचे का मीडियम रेयर है, ऊपर का मीडियम डेंसर है। और मिराज की तरह ही दूसरा फिनोमेना है ये लूमिंग, ठीक है ना। लूमिंग नॉर्मली जैसे सी वाटर में नजर आएगा। सी वाटर में क्या होगा कि जो सी वाटर है उसका टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो ऊपर की एयर वार्मर होगी और नीचे का जो एयर होगी वो कोल्डर होगी, तो इधर का मीडियम इसमें डेंसर होगा और इधर का मीडियम इसमें रेयर होगा। तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही होंगी तो वो लाइट रेज अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगी। अब अवे बेंड होंगी तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि वो इमेज ऊपर है। तो नॉर्मली ये देखने को मिल जाता है कि भाई जैसे सी में जैसे बहुत दूर कोई शिप होगा तो ऐसा लगता है कि वो हवा में टंगा हुआ है, ऊपर है, वो हवा में है वो।
तो जबकि हवा में नहीं है, वो ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से उसकी इमेज ऊपर बन रही है। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं लूमिंग। ठीक है ना, थ्योरी पॉइंट्स हैं, बस थोड़ा ध्यान रखना है इनको। तो इस केस में क्या है, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, ध्यान से चेक करो तो, और इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, TIR भी है और वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है। ठीक है ना, दो का कंबाइंड फिनोमेना है ये। ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो। सर हाँ, सर TIR कहाँ पे हो रहा है? TIR तो हो ही रहा है ना, जहाँ 90 डिग्री बन रही है, जहाँ पे रे का टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, वहां पे TIR ही तो हो रहा है। अच्छा, ओके सर। ये वाली जो जैसे लाइट रे है, ये वाली लाइट रे देखो, ये इस पॉइंट पे TIR हो जा रहा है, 90 डिग्री है। यस सर। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रायंगुलर प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म हम किसको बोल रहे हैं, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब है इस तरह से, ये एक ग्लास प्रिज्म है, जैसे देखा होगा लैब वगैरह में ये ट्रायंगुलर प्रिज्म। इस ट्रायंगुलर प्रिज्म इसलिए कह रहे हैं कि इसका जो एक फेस है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसमें टोटल 5 फेस हैं, जिसमें से 2 फेस जो हैं वो ट्रायंगुलर शेप के हैं और 3 फेस रेक्टेंगुलर शेप के हैं। तो ट्रायंगुलर फेस वाला है वो एक तरह से इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम ट्रायंगुलर प्रिज्म बोल रहे हैं। जो कोई भी 2 एडजेसेंट फेस जो हैं, मतलब इधर वाला फेस और इधर वाला फेस, इनको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ प्रिज्म। और इनके बीच में ये जो एंगल है, दिस ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं, या फिर इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं। ग्लास स्लैब और प्रिज्म में थोड़ा सा फर्क है। ग्लास स्लैब में क्या था कि दोनों फेसेस जो थे, यानी रिफ्रैक्टिंग फेसेस, वो पैरेलल थे। यहाँ पे दोनों फेसेस के बीच में कुछ एंगल है, और उस एंगल को हम लोग बोल रहे हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इसमें, कॉन्सेप्ट वही है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूज होगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये 2 चीजें इसमें यहाँ पे यूज होनी है। प्रिज्म को हम एडिशनली क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रिज्म का एडिशनल यूज है कि हम इसको लाइट रे के डेविएशन में यूज करते हैं। प्रिज्म के 2 यूज हैं, एक है डेविएशन और एक है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें व्हाइट लाइट को ये कलर्स में डिस्पर्स कर देगा, म्यू अलग अलग होने की वजह से। और डेविएशन का मतलब है कि कोई भी लाइट रे को अगर हमें सर्टेन एंगल से डेविएट करना है तो वी कैन यूज प्रिज्म। ग्लास स्लैब के केस में तो इंसिडेंट और इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल होती हैं, बट प्रिज्म के केस में उनके बीच में कुछ एंगल आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन जिसको बोलेंगे, और वो प्रिज्म एंगल, ये जो ए है, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। तो यही सारा एनालिसिस करना है आपको यहाँ पे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मान लेते हैं कि मैंने ये कोई भी एक प्रिज्म ले लिया है, ठीक है, इसमें ये बन जाएगा, इसका मैंने सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। ठीक है ना, ये हो जाएगा बेस ऑफ प्रिज्म, इनके बीच में हो गया ये एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये जो 2 सरफेसेस हैं जिनके बीच में ए लिखा हुआ है, इनको बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो सबसे पहले हम इसमें लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं, एंड सपोज ये हो गई इसके ऊपर इंसिडेंट रे। मान लेते हैं कि ये इंसिडेंट रे एयर से आ रही है, ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है।
तो सबसे पहले बता सकते हो कि कौन सा एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये लाइट रे एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में जा रही है। तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो ये किधर की तरफ बेंड होगी? ये बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसको हमने बेंड किया और ये लाइट रे बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। दोबारा ये इंसिडेंट होगी, ध्यान से चेक करो तो इस पॉइंट पे दोबारा इंसिडेंट होगी। तो अब की बार जो रिफ्रैक्शन है वो होगा ग्लास टू एयर, और ये वाला एंगल अगर हम R1 बोल दें तो ये वाला एंगल हो गया R2, और फाइनली ये लाइट रे इधर की तरफ इमर्ज होगी, और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं फाइनली जो बनाएगी ये E। दिस E इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये हो गई इमर्जेंट रे। हर एक का नाम ध्यान से देख लो। I हो जाएगा, I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। R1 को हम लोग बोलते हैं, R1 इज कॉल्ड फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R1 is called first angle of refraction. R2 is called second angle of refraction, और E को बोलते हैं, E is called angle of emergence, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं वो ये कि हम इसके दोनों पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। बताओगे क्या लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ? पहले सरफेस पे क्या इक्वेशन आएगी? पहले सरफेस पे आएगी साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड सरफेस पे लगाएंगे तो साइन R2 अपॉन साइन E, ये बनेगा 1 अपॉन म्यू। देखो R2 वैसे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकंड सरफेस के लिए, बट R2 को हम लोग बोलते हैं सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो नेमिंग उनकी इसी तरह से है। तो दो इक्वेशन तो ये हो गई। तीसरी एक बात बताना ध्यान से, तीसरी एक बात ध्यान से बताना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा, ध्यान से देखो तो 90 माइनस R1, और ये वाला एंगल बनेगा 90 माइनस R2। देखो तो जो ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो हम एक बात यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि फ्रॉम ज्योमेट्री 90 माइनस R1 प्लस A एंड प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180। तो यहां से एक रिलेशन मिलेगा दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ठीक है। और ये हो गया इक्वेशन 3। देखो R1 प्लस R2 इक्वल टू A, इक्वेशन 3। यहां तक कोई डाउट है? सिंपल स्नेल्स लॉ यूज किया है और ज्योमेट्री। और फिर आते हैं एंगल ऑफ डेविएशन में। तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं? तो ये वाली रे अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये एंगल बनेगा Δ1, और ये वाली रे अगर आगे बढ़ाएं तो ये एंगल बनेगा Δ2। देखो तो Δ1 कितना होगा बताओ देख के डायग्राम से। Δ1 की वैल्यू होगी I माइनस R1 क्लॉकवाइज, चेक करो। Δ2 की वैल्यू होगी E माइनस R2, और ये भी क्लॉकवाइज है। दोनों एंगल क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो नेट डेविएशन सीधे सीधे Δ1 प्लस Δ2 बनेगा। ऐड करेंगे तो आएगा I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 को हम लोग A लिख सकते हैं। तो नेट डेविएशन का एक फॉर्मूला और आएगा जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, दैट इज I प्लस E माइनस A। देखो तो ये है इक्वेशन 4। ये बेसिक 4 इक्वेशन है जो प्रिज्म में हर जगह यूज होंगी। यहां तक देखो, बताओ डाउट है कोई तो?
फिर इसमें कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सीधा सबसे पहली बात, ठीक है ना। इट इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल एलिमेंट जिसमें हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। डेल्टा 1 डेल्टा 2 मैंने जो कुछ लिखा है वो तुम्हें क्लियर है, कैसे लिखा है? कोई डाउट है बताओ। पहली बार जब रिफ्रैक्शन कराया है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया है क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है, और दूसरी बार जब रिफ्रैक्शन कराया है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड किया है क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। नो सर। देखो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम करो फिर। मान लेते हैं कि एक ये इक्विलैटरल प्रिज्म है और इसका म्यू दिया हुआ है √3, ठीक है, और लाइट रे इसमें इधर से 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में निकालना है एंगल ऑफ इमर्जेंस और बी पार्ट में निकालना है नेट डेविएशन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड नेट डेविएशन, दो चीजें निकालनी है। तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री आएगा। तो सबसे पहले इसमें अप्लाई करो स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ से लिखेंगे साइन 60 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। तो तुम्हें यहाँ से R1 की वैल्यू 30 डिग्री मिल जाएगी और R1 30 डिग्री है और हमें मालूम है कि R1 प्लस R2 A के इक्वल है यानी 60 डिग्री। तो यहाँ से तुमको R2 भी मिल जाएगा, R2 भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब R2 30 हो गया तो फिर से स्नेल्स लॉ यूज कर दो। तो क्या लिखेंगे साइन R2 अपॉन साइन E इज इक्वल टू 1/μ। तो यहाँ से E की वैल्यू निकालोगे तो 60 डिग्री आ जाएगी। अब E 60 आ गया है, डेल्टा लिखना है तो डेल्टा की वैल्यू चाहो तो फॉर्मूला लगा दो I प्लस E माइनस A। तो ये 60 प्लस 60 माइनस 60 हो जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू भी 60 डिग्री आ रही है। रे डायग्राम बनाना है तो कंप्लीट कर दो। कर लिया होगा सभी ने? तो भाई एक छोटी सी बात नोट कर लेना कि जब R1 R2 इक्वल होंगे देन रे इनसाइड प्रिज्म will be parallel to the base। बनेगी ना? ray inside prism will be parallel to the base। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, कर लो। ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और इसका पीछे वाले फेस पे हम लोगों ने सिल्वरिंग कर रखी है और इसका म्यू दिया हुआ है √2। तो हमें यहाँ पे निकालना है
एंगल थीटा such that ray retraces back along its path after reflection from second surface. After reflection from second surface, ray retraces back along its path after reflection from second surface. देखो हम लोग इसमें ये बोलेंगे कि अगर ये लाइट रे इस मिरर के ऊपर 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई तो ये इसी रास्ते वापस चली जाएगी। अब 90 डिग्री इंसिडेंट होने का मतलब है कि R2 की वैल्यू 0 हो जाए, और R2 0 होने का मतलब है कि R1 A के इक्वल हो जाए। A के इक्वल यानी कि 30 डिग्री। तो हमें I निकालना है, तो साइन I अपॉन साइन R1 इक्वल टू म्यू अपॉन 1 रख दो। तो यहाँ से तुम्हें I की वैल्यू 45 डिग्री मिल जाएगी। अब I 45 होगा तो इसका मतलब थीटा भी 45 आएगा। कर लिया होगा ये तो भाई? यस सर। ठीक है ना। प्रिज्म में भी और भी थोड़ी बातें हैं, तो फिर चलो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।